हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके सिलेबस का सबसे पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से आता है। तो शुरू करने से पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक गांव है। गांव में एक कपड़े का व्यापारी रहता है। कपड़े का व्यापारी, क्योंकि बात जो है ये कहानी जो है काफ़ी पुरानी है, तो उस समय मेज़रमेंट वगैरह कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ था, यूनिट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता था। सारे व्यापारी यही मेथड इस्तेमाल करते थे कि हाथ से कपड़ा बेचा करते थे, हाथ से नाप के। लेकिन ये जो कपड़े का व्यापारी था, ये करता क्या था कि अगर इसके दुकान पे कोई कपड़ा ख़रीदने आया तो वो कहता था कि भैया मुझे 7 हाथ कपड़ा दे दीजिए, कोई कहता था मुझे 10 हाथ कपड़ा दे दीजिए। तो वो दुकानदार अपने पास एक स्मॉल हाइट का, बौना हाइट का एक आदमी रखे हुआ था जिसका हाथ बहुत छोटा था। अब किसी ने मान लिया 10 हाथ कपड़ा बताया तो उसको वो रेट बताता था बड़े हाथ से और नाप के देता था उस बौने के हाथ से। समझ रहे हो? यानी कि रेट लगाता था बड़े हाथ के नाप के जितना और नाप के देता था कपड़ा छोटे हाथ से। तो कपड़ा का व्यापारी इससे बहुत मुनाफा कमा रहा था। एक बार उस कपड़े के दुकानदार के पास एक मजदूर किसान आया। किसान था वो, बेचारा बहुत गरीब था, बड़ी मेहनत की उसकी कमाई थी। वो कपड़ा ख़रीदने आया। उसने बोला भैया मुझे 5 हाथ कपड़ा दे दो। तो उसको नाप करके व्यापारी ने बौने के हाथ से दे दिया। तो वो तो तंग हो गया कि भैया ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा था कि इस हाथ से कपड़ा मिलेगा और दे रहे हो इस हाथ से। तो कपड़े के व्यापारी ने बोला कि मेरा पैमाना तो यही है, मैं इसी के हाथ से कपड़ा बेचता हूँ, अब तो कपड़ा कट गया, तुम्हें लेना ही होगा। तो मज़दूर बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो गया राजा के पास। राजा ने सारी कहानी सुनी और व्यापारी को दरबार में बुलाया। दरबार में आने के बाद व्यापारी ने उस कपड़े वाले को सज़ा सुनाया कि तुम जो है मेरा अंगरक्षक है, उस अंगरक्षक का जितना वज़न है उतना कपड़ा तुमको दान में देना होगा। उस अंगरक्षक का नाम था सोमनाथ। तो उसने सोचा कि ठीक है, सोमनाथ का जितना वज़न होगा उतना कपड़ा दे देंगे। अगले दिन व्यापारी खुशी खुशी आया। उसके मन में यही चल रहा था कि अभी भी सोमनाथ के हिसाब से जितना कपड़ा दे देंगे फिर भी हम काफ़ी मुनाफे में रहेंगे। लेकिन जब दरबार में पहुंचा तो सोमनाथ कोई आदमी नहीं था, सोमनाथ उसका हाथी था, राजा का। अब व्यापारी का दिमाग घूमा कि इतना बड़ा वज़न का अगर हम पूरा कपड़ा भी लगा दें तो भी वज़न पूरा नहीं होगा। व्यापारी कंगाल हो गया और आखिर उसे गांव छोड़ के जाना पड़ा। तो राजा ने उस दिन से एक अपने हाथ का, राजा का जितना बड़ा हाथ था उतने बड़े हाथ का एक लोहे का रड कटवाया और उसे पूरे गांव में बांट दिया। अब बोला कि कोई भी कपड़ा लेने आएगा तो इसी लोहे के छड़ से नाप करके आपको कपड़ा बांट देना होगा। तो इस तरीके से राजा ने क्या किया, एक लोहे के रड को पैमाना बना लिया। अब यही वो पैमाना क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया वो कपड़ा नापने के लिए, उस गांव के लिए, है ना। कोई भी कपड़ा बेचेगा, सपोज़ अगर आप जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो रड निकालेगा और आपको नाप के दे देगा। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा। तो हम जब दुकान में जाते हैं जनरली अब, तो क्या होता है, अगर हम जाते हैं किसी दुकान में, कहते हैं कि हमें 8 मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या होता है, दुकानदार एक स्केल निकालता है और उससे 8 बार नाप करके आपको वो कपड़ा दे देता है। तो ये क्या कर रहा है, वो दुकानदार क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड से आपका कपड़ा नाप रहा है ना। तो मेज़रमेंट क्या समझे आप,
कि एक स्टैंडर्ड होगा और उस स्टैंडर्ड से किसी भी चीज़ को हम नाप सकते हैं, ये मेज़रमेंट कहला जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ मेज़रमेंट का डेफिनेशन लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस वन, है ना। यानी कि किसी अननोन क्वांटिटी को नाप लेना है एक स्टैंडर्ड से। अब सवाल ये उठता है कि मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, नीड ऑफ मेज़रमेंट, है ना, नीड ऑफ मेज़रमेंट। सोचिए, इसका जवाब आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट मेंशन किए हैं। आप फिर भी अपने दिमाग में सोचिए कि अगर हमारे आसपास में मेज़रमेंट नहीं होता, मेज़रमेंट यानी नापने की प्रथा ना होती तो क्या होता। सोचिए, आप दुकानदार के पास जाते और कहते भैया मुझे दूध चाहिए। तो अब दूध तो पैकेट में आता है, अब दूध आप बोल रहे हो तो दुकानदार तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा दूध चाहिए इसको, छोटा वाला पैकेट चाहिए, बड़ा वाला पैकेट चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मेज़रमेंट से कंफ्यूजन नहीं होता दो आदमी के बीच में, है ना। आप जाते हैं दुकानदार के पास, क्या बोलते हैं, 1/2 लीटर दूध दे दीजिए, है ना, तो 1/2 लीटर वाला पैकेट दे देता है। 1 लीटर वाला बोलते हैं तो 1 लीटर वाला देता है। तो इसमें कंफ्यूजन तो कहीं नहीं होता है ना। तो इस तरीके से मेज़रमेंट जो है क्वांटिटी, दो आदमी के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहता है। उसी तरीके से सपोज आपको अपने घर में खिड़की दरवाजे लगवाने हैं, सपोज आपके घर में दरवाज़ा लगवाना है, तो दरवाज़ा लगवाना है तो आप अपने घर से कुछ नाप लेके जाते हो ना कि हाँ 7 फीट बाई 3 फीट का दरवाज़ा लगवाना है हमको, तभी तो उसको जाके ऑर्डर दोगे तो वो बना देगा। अब ऐसे बोल के जाओ कि 3 हाथ का बनाना है दरवाज़ा, 3 हाथ लंबाई होगी और 2 हाथ चौड़ाई होगी, तो वो बना देगा अपने हाथ से और बनेगा आपके हाथ से, तो वो एक्यूरेट तो नहीं बनेगा, है ना। आप लेके आओगे फिट होगा नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द एम ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड वेदर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसा आपका ज़रूरत था उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिले, है ना। ये चीज़ और भी कहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है वेरियस लॉज, साइंस के वेरियस लॉज हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए। अब जैसे जी की वैल्यू हम कितना जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो इसके पीछे लॉ लगा होगा तभी तो, लॉ डेरिवेशन निकाल करके हम ये जानते हैं कि जी का वैल्यू इतना होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉ को वेरीफाई करने के लिए भी आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट कि साइंस के डेवलपमेंट में या इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट में भी आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्थ पॉइंट, है ना। कोई भी आपको मेज़रमेंट, साइंस का इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट हो या आपको ब्रिज ही बनाना है तो बिना मेज़रमेंट के वो सब पॉसिबल नहीं है ना। उसी तरीके से लास्ट पॉइंट है इसका कि क्वालिटी प्रोडक्ट का कैसा है। सपोज़ अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय में तो एक एस्टिमेट करके आप डाल देते हो कि इतना चम्मच चाहिए, इतना चम्मच चीनी चाहिए, इतना चम्मच पत्ती चाहिए, है ना। इस तरीके से आप चाय बना लेते हो। लेकिन जहाँ पे आपको दवा बनानी है तो दवा बनाने के लिए आप एस्टिमेट करके तो नहीं डालते होंगे ना, आप एक्यूरेट मात्रा में डालते हो कि इतना ये अमाउंट, ये प्रोडक्ट इतना लगेगा, ये प्रोडक्ट इतना लगेगा, तब जा कर के एक पर्टिकुलर दवा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से ये नीड ऑफ मेज़रमेंट है। अब अगला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए आपके आसपास जो भी चीज़ है, जैसे मान लिया कि आपके पास चेयर रखा हुआ है, चेयर को आपने उठाया अपने हाथ पे, कुछ ना कुछ वेट महसूस किया, है ना, कुछ ना कुछ महसूस किया। फिर आपने अपने बगल में रखी हुई किताब उठाई, किताब में भी कुछ महसूस किया आपने अपने हाथ पे। तो आप दोनों चीज़ में क्या महसूस कर रहे हो, कोई एक गुण है ना दोनों का जो आप महसूस कर रहे हो अपने हाथ के ऊपर, वो गुण क्या है, तो आप बोलोगे वेट है।
है ना। दोनों का जो गुण अपने हाथ पे महसूस कर रहे हो वो गुण है, वो वेट है ना। वो गुण का नाम क्या है? वेट है। तो ये गुण हम अगर आपसे पूछे कि कितना भारी है चेयर, कितना भारी है बुक, क्या वेट है दोनों का, तो आप मेज़र करके बता सकते हो नंबर में, है ना। तो हर वो चीज़ जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकें, है ना, जिसको हम नाप सकें, मेज़र कर सकें, और वो फिज़िक्स के लॉ को फॉलो करता हो, वो कहलाएगा फिज़िकल क्वांटिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी दिया, मास का एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने दिया, उसी तरीके से लेंथ, अगर मैं बोलूं कि मेरे मोबाइल का स्क्रीन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? स्केल निकालेंगे और यहाँ से लेंथ ऐसे मेज़र कर देंगे, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ मेज़र कर देंगे स्केल से और बता देंगे कि हाँ भैया 6 इंच है ना। तो इस तरीके से जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकें उस चीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मास, लेंथ, टाइम। जैसे अभी आपसे पूछे कितना टाइम हो गया, तो आप वीडियो का टाइम बता सकते हो कि 11 मिनट 18 सेकंड का वीडियो हो गया, तो इसको आप मेज़र कर रहे हो ना। तो जो भी मेज़र आप कर सकते हो और जो फिज़िक्स के लॉ को फॉलो करता है, उन सबको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िक्स के लॉ को फॉलो करता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वो बंदा, सामने वाला बंदा खुश दिखता है और वो जो सामने वाला है वो भी खुश दिखता है, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा खुश है ये आप बता सकते हो? उसकी खुशी का अमाउंट कितना है ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। एक अंदाज़ लगा सकते कि वो ज़्यादा खुश है, वो कम खुश है ना। तो इस तरीके से जिसको हम नाप सकें, जिसको मेज़र कर सकें, नंबर में एक्सप्रेस कर सकें, वैसी क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इमोशंस फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं आते हैं, है ना। अब बात आता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की टाइप के लिए देखिए, सबसे पहला है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे मोबाइल का स्क्रीन कितना है, तो स्क्रीन कितना है ये हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? लेंथ पूछ रहे हैं ना। यहाँ से लेके आप स्केल से नाप के बता रहे हो, लेंथ बता रहे हो, है ना। तो लेंथ को अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको डिवाइड करो और छोटे फॉर्म में हमको बताओ कि लेंथ से छोटा कुछ हो सकता है क्या, तो लेंथ को हम कितना भी कम करेंगे तो लेंथ ही रहेगा ना वो, उसको हम और छोटे में तो नहीं बांट सकते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया तो आगे देखिए। अगर जैसे मैंने स्क्रीन का लेंथ आपसे पूछा तो आपने बता दिया 6 इंच है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया कितना है, तो आप ये लेंथ नापोगे, फिर ये लेंथ नापोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा कितना है, एरिया पता चल जाएगा, है ना, कि 6 × 4 = 24 मीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल ले रहे हूँ, ऐसा होता नहीं है ना, इतना नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो एरिया आपसे पूछा तो आपने क्या किया? लेंथ और इनटू विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया पता चल गया। तो ये हम मैथ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंथ इनटू विड्थ। फिजिक्स में विड्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। फिजिक्स में विड्थ को भी हम लेंथ ही बोलते हैं, समझे। विड्थ जो हम नाप रहे हैं उसको भी तो उसी स्केल से नाप रहे हैं, और जो मिल रहा है वो भी मीटर में मिल रहा है ना, 4 मीटर। तो फिजिक्स में विड्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी हम लेंथ ही बोलते हैं। तो आपसे एरिया जो पूछा गया, एरिया जो आपसे मैंने पूछा, तो एरिया आपने बताया लेंथ इनटू लेंथ, है ना। तो एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी में, है ना। कौन कौन? लेंथ और लेंथ। तो एरिया जो क्या हो गया? एरिया डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्यों डेराइव्ड हुआ? क्योंकि इसको हम ब्रेक कर पा रहे हैं स्मॉल में, है ना। तो एरिया चला गया डेराइव्ड क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और लेंथ से मिलके बना है। जबकि आपसे इस मोबाइल का सिर्फ लेंथ पूछा गया था तो आप उसको छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लेंथ जो है खुद एक अकेला यूनिट है, वो दो से मिलकर नहीं बना है,
वो इंडिपेंडेंट है, वो सबसे बेस है, उससे बेस नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्वांटिटी जो कि किसी और क्वांटिटी में डिवाइड ना किया जा सके, वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो, वैसे क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, या इसी का नाम बेस क्वांटिटी होता है। इसके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, टाइम, है ना, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरीके से डेराइव्ड क्वांटिटी, सेकंड पार्ट हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है ना। 2-3 फंडामेंटल क्वांटिटी हम मिलाए तो बन गया डेराइव्ड क्वांटिटी, समझे। उसी तरीके से अगर आपसे पूछें कि मोबाइल का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, लेंथ नापोगे, विड्थ नापोगे और इस मोबाइल का हाइट नाप लोगे, तीनों को मिला दोगे तो मिल जाएगा हमको क्या, वॉल्यूम। लेकिन तीनों है क्या, तीनों तो लेंथ ही है ना, तीनों का तीनों क्या है, लेंथ है। तो लेंथ हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी के एक और टाइप होते हैं जिसका नाम होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है ये ना तो डेराइव्ड होता है और ना ही फंडामेंटल कैटेगरी में आता है। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाता है। वैसा क्वांटिटी जो ना कि डेराइव्ड हो ना फंडामेंटल हो, वैसे क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ये सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है। देखिए, लेंथ तो हमने नाप लिया है ना, ये लेंथ नापा और ये भी लेंथ नापा अपने मोबाइल का, है ना। ये मेरा मोबाइल था तो इसका ये लेंथ नापा और इसका ये लेंथ नापा, तो हमको पता चल गया। लेकिन 1967 में ये डेराइव्ड और फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आया था। कब आया था, 1967 में। उसके बाद एक और मीटिंग हुई 4 साल के बाद 1971 में। वो मीटिंग किस लिए बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया कि हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी दी है, क्या उससे सारे क्वांटिटीज़ मेज़र हो पाते हैं। तो पता चला कि नहीं हो पाते, कुछ क्वांटिटीज़ बचे हुए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, ये जो 2 लाइन है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, तो ये तो इस क्वांटिटी में मेज़र नहीं हो रहा है। तो ऐसे इस क्वांटिटी एंगल को मेज़र करने के लिए फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को इन्वेंट किया गया, उसका फॉर्मूला बनाया गया 1971 में। अब इसमें हम करते क्या है कि एंगल हम फाइंड करते हैं। तो 2 कैटेगरी मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो हो गया जो 2D में काउंट होता है, जैसे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है ना, ये 2D में है। लेकिन एक होता है 3D एंगल। 3D एंगल कौन सा, तो आपने बर्थडे कैप देखा होगा, है ना। बर्थडे कैप कैसा होता है, कोन टाइप का होता है ना, इस टाइप का बर्थडे कैप होता है। अब बर्थडे कैप में ये एंगल यहाँ पे ये कितना एंगल है, तो ये एंगल, ये सब एंगल जो है ये एंगल 3D एंगल है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, है ना। बर्थडे कैप का अगर ये मुंह और ये मुंह दोनों का अगर आपस में सटाए तो ये एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कागज़ के टुकड़े से भी हम बर्थडे कैप बना सकते हैं, और जितना अंदर लेके जाएंगे उतना ये एंगल कम होता चला जाएगा। तो ये एंगल ये हो गया प्लेन एंगल, ये हो गया 3D एंगल। तो ये दोनों जो एंगल है ये आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा मेज़रमेंट, नीड ऑफ मेज़रमेंट, फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स। अगले इस लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम यूनिट पढ़ेंगे और यूनिट के टाइप्स।